जय हिंद एवरीवन। तो ये एनडीए का आपका एनडीए सेकंड 2021 के जितने भी लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एनडीए 2 2021, हम वन बाय वन अब नेक्स्ट सेशन में हम एनडीए 1 2021 का करेंगे। इससे हम 22 के 23 के ठीक क्वेश्चन हम डील करेंगे। हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं हम देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एफ एक्स आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसकी खासियत क्या है कि एफ कंपोजिशन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले उसने क्या बोला है कि एफ डैश वन की वैल्यू क्या आएगी। तो एफ डैश वन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले एफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, आपके कॉन्सेप्ट इतने मजबूत होने चाहिए ना कि क्वेश्चन को देखकर आप ट्रिक नहीं, आप हिट एंड ट्राई नहीं, आप कॉन्सेप्ट से जाओ, आप कभी गलत नहीं पहुंचोगे। देखो, ऐसा फंक्शन जिसको दो बार कंपोज करने पर एक्स की पावर 4 मिल रहा है, तो आई थिंक सच फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन। क्योंकि अगर मैं इस फंक्शन को दोबारा से इसी के ऊपर कंपोज करवाऊंगा, मीन्स एफ ऑफ व्हाट इज एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। अब एफ काम क्या करता है, एफ के अंदर जो भी इनपुट है ये उसका स्क्वायर कर देता है। मैंने ऐसा फंक्शन लिया कि जो भी इसके अंदर आप इनपुट दोगे ये उसका स्क्वायर कर देगा। तो अब ये एफ क्या काम करेगा कि जो भी इसके अंदर ये इनपुट है ये इस इनपुट का स्क्वायर कर देगा। दैट मीन्स आपको एक्स रेज टू द पावर 4 मिल जाएगा। सो अगर एफ कंपोजिशन एफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 4 है, दैट मीन्स एफ एक्स आपका डेफिनेटली स्क्वायर फंक्शन है। और अगर एफ एक्स स्क्वायर फंक्शन है देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, सिंपली 2x पढ़ लिया है हमने। और उसने डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पर पूछी है, सो आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक, नेक्स्ट। कोई शॉर्टकट हिट एंड ट्रायल कुछ काम नहीं देता है, कॉन्सेप्ट मजबूत होने चाहिए। नाउ लुक एट दिस, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर n, और नीचे भी a रेज टू द पावर n माइनस b रेज टू द पावर n। लेकिन उसने यहाँ पर ये चीज लिखी है आपको, हर चीज के अपने मायने। देखो, a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से बड़ी है। इसका मतलब कि अगर मैं a से डिवाइड कर दूं, सो 1 इज ग्रेटर देन b बाय। दैट मीन्स मैं इसको ये लिख सकता हूँ b अपॉन a इज लेस देन 1। वी कैन राइट दिस थिंग ना। अब आपको एक चीज पता है कि अगर नंबर लाइन सिस्टम में, देखो मेरा काम है आपको समझाना कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को समझे, सॉल्व करना टास्क नहीं है। देखो, अगर b अपॉन ए क्या है, कोई नंबर है जो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा आप कोई भी नंबर उठाओ। सपोज मैंने 1/2 उठाया। अब अगर मैं इसकी पावर n करूंगा, और n क्या है, n इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, मतलब n लार्जर होना चाह रहा है ना। सपोज मैं b अपॉन ए को मैंने सपोज 1/2 अज्यूम कर लिया, और मैं इसकी पावर बढ़ाता हूँ। पहले इसकी मैं 1 पावर करता हूँ, तो 1 पावर करके मुझे 1/2 ही मिलेगा। ठीक है, अब की बार में क्या करता हूँ, इसकी पावर और बढ़ा देता हूँ। सो 1/2 का स्क्वायर जब मैं करूंगा, सो मुझे 1/4 मिलेगा। 1/4 मतलब 1/2 से और छोटा। अच्छा, अगर मैं इसकी पावर सपोज 4 पावर करता हूँ, और बढ़ा दी मैंने पावर, सो ये 1/2 की पावर 4 हो जाएगी। दैट मीन्स 1/16। 1/16 1/4 से और छोटा। यानी कि अगर कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच का है, ये बात केवल 0 और 1 के बीच के नंबर के लिए ही ट्रू है। अगर कोई भी नंबर 0 और 1 के बीच का है, तो उसकी लार्जर पावर हमेशा 0 के पास टेंड करती है, हमेशा 0 के पास जाएगी। लेकिन ये कहानी तब सही नहीं होगी अगर नंबर 1 से बड़ा हो जाए। सपोज आपने 2 उठाया, तो 2 की आप कितनी भी पावर करते रहो, ये हमेशा बढ़ती रहेगी, लगातार इंक्रीज होगी। लेकिन 0 और 1 एक ऐसा इंटरवल है कि इस इंटरवल के बीच में अगर आपने कोई भी नंबर उठाया, कोई भी नंबर, और उसकी पावर अगर आप इंक्रीज करते जा रहे हो, तो वो हमेशा 0 के पास भागेगी। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें मैं कैसे लिमिट कैलकुलेट करूं, तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को ना b अपॉन ए के फॉर्मेट में लिख दूंगा। अब b अपॉन ए के फॉर्मेट में लिखने के लिए मुझे ऊपर से भी a की पावर n कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक, इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं। सो इसको मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, a की पावर n कॉमन ले लेते हैं। सो वी हैव 1 प्लस b अपॉन a, इस पूरे की पावर है।
एंड सेम नीचे से भी ए की पावर एन कॉमन ले लेते हैं, सो वी हैव 1 माइनस बी अपॉन ए, इस पूरे की पावर है। सो ए की पावर एन से ए की पावर एन कैंसिल आउट। नाउ अब मुझे पता है कि जैसे जैसे मैं इनको इन्फिनिटी पर ले जाऊंगा, एन को इन्फिनिटी पर ले जाने का मतलब मैं एन को बड़ा करते जा रहा हूँ, और जब मैं एन को बड़ा करूंगा सो बी अपॉन ए, बी अपॉन ए क्या है, 1 से छोटी नंबर, और 1 से छोटा नंबर को अगर मैं पावर में इंक्रीज करूंगा तो जीरो की तरफ भागेगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू जीरो मिलेगी। क्लियर है ये बात? सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो कॉन्सेप्ट समझो, ठीक। नेक्स्ट, लास्ट सेशन याद होगा आपको, प्रोडक्ट रूल अगर आपने यहाँ लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब भी प्रोडक्ट में एक से ज्यादा नंबर आ जाए तो हम क्या लेते हैं, लॉग। और लॉग का काम करता है जितने भी उसके एंगल्स हैं उन सबको एडिशन में अलग अलग कर देता है। यही चीज तो आपने पढ़ी है ना, यही चीज आपने पढ़ी है। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 एंड प्लस लॉग 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8, कितने टर्म्स हैं, 2 2 4 5, ओके, प्लस लॉग 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 16। जो चीज़ें आपने पढ़ी उसको यूज करो। नाउ डेरिवेटिव अप्लाई करो। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई, एंड फिर वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, तो अब इस पर डाउट नहीं आना चाहिए कि कैसे ये डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। ठीक है, सो 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर 4, प्लस 8x रेज टू द पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 8, प्लस 16x रेज टू द पावर 15। अब बहुत से टीचर्स ने इस पर शॉर्टकट बताए होंगे, तो हमें शॉर्टकट से कोई लेना देना नहीं। सो व्हाट इज डी वाई अपॉन डी एक्स, ये y जो डिनोमिनेटर में है इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, प्लस ये तो सब जीरो बनने वाला है क्योंकि उसने जो डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी है वो जीरो पर पूछी है, तो वैसे तो ये लिखने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ठीक। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स, वट इज वाई, वाई क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये गिवन है ना, तो इसको हम पुट कर देते हैं 1 प्लस एक्स, कुछ नहीं करना, सिंपल प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, ये सब एक्स जीरो बनने वाला है, 1 प्लस एक्स की पावर 8 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 16, और इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ। तो मैं केवल पहली टर्म ही लिख रहा हूँ क्योंकि यही काम किया, बाकी आगे सब। अब किस पर बोला है, x इक्वल्स टू जीरो पर, मतलब जहां जहां x है वो सब जीरो, तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ठीक। और इस वाली टर्म में इसमें केवल इसके अलावा बाकी सब जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका जीरो है, ठीक। सो सिंपली आंसर कितना आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करवानी है 1, तो जो चीज आपने पढ़ी है वो सब रेलेवेंट है, फालतू की कोई चीज। सेम देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। अगेन प्रोडक्ट में एक से ज्यादा टर्म है, तुरंत लॉग, तो लॉग वाई और लॉग के एंगल्स एडिशन में अलग अलग, लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस 4x, ये तो आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, लॉग कॉस 8x, तो 1 अपॉन वाई डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज 1 अपॉन कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स, फिर प्लस 1 अपॉन कॉस 4x, कॉस 4x का डेरिवेटिव माइनस साइन 4x, एंड 4x का डेरिवेटिव 4, अगेन 1 प्लस कॉस 8x, कॉस 8x का डेरिवेटिव माइनस साइन 8x, और 8x का डेरिवेटिव 8। अब इसी की वैल्यू पूछी देखो उसने आपसे, इसी की वैल्यू पूछी है किस पॉइंट पर, पाई बाय 4 पर, तो आप पाई बाय 4 पुट कर दो, सो माइनस साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 एंड कॉस पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, प्लस, जब प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं, सो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा। अब x की जगह आप जैसे ही पाई बाई 4 रखोगे, इस x की जगह जैसे ही पाई बाई 4 रखोगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन पाई 0 होता है, प्लस तो माइनस माइनस 8 बाहर आ जाएगा। अब की बार यहाँ पर आप x की जगह पर जैसे ही पाई बाई 4 पुट करोगे, सो 4 टू द 8, 4 टू द 8, ठीक है। सो ये आपको कितना मिलेगा, 2 पाई, और पाई का मल्टीपल अगेन 0, ठीक। सो 1 बाय रूट 2 से 1 बाय रूट 2 कैंसिल आउट, सो आंसर इज -1। क्लियर?
नेक्स्ट, एक फंक्शन गिवन है आपको, देखो ये फंक्शन ब्रेक हो रखा है ना, x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में कुछ है, और जब x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है तो वैल्यू कुछ और है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, जितने पॉइंट पर आपको x दे रखा है वो सारे पॉइंट आप नंबर लाइन पर डिनोट करो, 0, 2 एंड 4। अब ध्यान से देखो, जब x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 मतलब यहाँ पर इस हिस्से में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स अपॉन 2 के, और जब x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में मतलब यहाँ, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, kx। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू 2, यानी कि जब आप 2 पर अप्रोच करोगे तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब मुझे पता है, ये बात हमने सीखी है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट करता है तो मैं इसका एक ही मतलब समझूंगा, क्या कि अगर मैं 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं और राइट साइड से अप्रोच करूं तो ये दोनों वैल्यूज डेफिनेटली सेम आएंगी। मतलब 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करने पर और 2 को राइट साइड से अप्रोच करने पर वैल्यू सेम आएगी। तो सिंपल, आप x की जगह पर यहाँ 2 पुट करो लेफ्ट साइड में, जैसे ही x की जगह 2 पुट करूंगा सो मुझे मिलेगा 2 अपॉन 2 के, और राइट साइड में जैसे ही x की जगह पर 2 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 के, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी हैव 1 प्लस 1 अपॉन के इक्वल्स टू 2 के, है ना, सिंपल। सो वी हैव k प्लस 1 इक्वल टू 2k स्क्वायर, सिंपल एलसीएम ले लिया मैंने। अभी या तो आप बाय ऑप्शन चले जाओ, हिट एंड ट्रायल, क्या k की वैल्यू 0 हो सकती है, कभी नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएगी। k की वैल्यू 1 हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 1 प्लस 1 इधर भी 2 और इधर भी 2। क्या -1 हो सकती है, -1 नहीं हो सकती, क्योंकि इधर मिलेगा 0 और इधर मिलेगा 2। क्या -2 हो सकती है, देखो -2 पर यहाँ मिलेगा -1 और -2 पर यहाँ मिलेगा 8। सुनो, केवल एक ही ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अगेन फंक्शन क्या गिवन है, मॉड x माइनस 1, घबराना नहीं है, मॉड x मॉड्यूलस ऑफ x, मॉड्यूलस ऑफ x आप जानते हो कि एक वैल्यू अपनी -x देता है और एक +x। -x तब देता है जब x 0 से छोटा है, मतलब 0 से छोटे पर ये अपनी वैल्यू -x देगा, और x तब देता है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब यहाँ पर x देगा, लेकिन इसके साथ -1 और जुड़ा हुआ है। क्लियर, ये फंक्शन हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ध्यान से समझो, जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना, जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक है, ये मॉड x कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, 0 पर। जिस भी पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक होता है, अगर अपनी लिमिट और कॉन्टिन्यूटी को तोड़ेगा तो केवल इसी पॉइंट पर तोड़ेगा। अदरवाइज इस पॉइंट के अलावा अगर मैं किसी और भी पॉइंट पर बात करूं, सपोज मैंने बोला क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0.1 पर, मैं बोलूंगा हाँ। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0.2 पर, मैं बोलूंगा हाँ। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है माइनस का 1.2 पर, यस। मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक है, इस पॉइंट के अलावा अगर किसी भी पॉइंट पर आप मुझसे बात कहोगे तो मैं बोलूंगा यस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज, चाहे यहाँ 1 हो, 1.5 हो, -1.5 हो, 2 हो, कुछ भी हो, फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस। अब खैर, अब हम जरा 0 पर भी डील कर लेते हैं। क्या 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देखो 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एक ही शर्त पर बनेगा कि अगर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू दोनों सेम आ जाए, है ना, ये चीज हम पढ़ चुके हैं लिमिट कॉन्टिन्यूटी में। तो 0 पर लिमिट कब बराबर आएगी, जब मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं और राइट साइड से अप्रोच करूं, तो वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। तो देखो जैसे ही 0 को लेफ्ट साइड से मैं अप्रोच करवाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा, -1। 0 को लेफ्ट साइड से राइट साइड से अप्रोच करवाऊंगा तो भी वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। यानी फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 पर, आपको f(x) कितना गिवन है, मॉड x माइनस 1। व्हाट इज द वैल्यू एट 0, तो आप कहोगे -1। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट की वैल्यू भी -1 है, फंक्शनल वैल्यू ही 0 पर -1 है, दैट मीन्स फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, देखो बहुत इत्मीनान से, सबसे पहले मैंने ये बोला कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बना या नहीं बना,
तो वो केवल उस पॉइंट पर दिक्कत देगा जहां पर फंक्शन ब्रेक है, जहां पर फंक्शन टूटा है। ये मॉड एक्स कहां पर टूटा है? 0 पर। इसके अलावा अगर आप उसे किसी भी पॉइंट पर बात करोगे तो फंक्शन वहां पर हमेशा कॉन्टिन्यूस है। दूसरी बात, जिस पॉइंट पर आप डिस्कस कर रहे हो, मतलब जो पॉइंट ब्रेक है, इस ब्रेक वाले पॉइंट पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन गया तो आंख बंद करके फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस, और अगर नहीं बना तो केवल इसी पॉइंट पर नहीं बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पूछा है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट 0। नाउ कॉन्टिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। मतलब अगर किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनना है किसी भी पॉइंट पर, तो पहले उसको कॉन्टिन्यूस बनना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है। अगर ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो मैं कभी भी इस ऑप्शन पर टिक नहीं करता। देखो अभी यहाँ से आपको एक चीज और समझ आएगी। ये फंक्शन 0 है, 0 के इस तरफ फंक्शन -x और -1 है, और इस तरफ x -1 है। उससे क्या बोला है? डिफरेंशिएबिलिटी ना। तो इस साइड फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा? -1, और इस साइड फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 1। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। सपोज करो मॉड एक्स के बारे में, सिंपल मॉड एक्स के बारे में। ठीक, आपको पता है मॉड एक्स 0 पर ब्रेक होता है। 0 के इस तरफ ही देगा -x, और 0 के इस तरफ ही देगा +x। मैंने बोला क्या ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है, तो आप कहोगे यस, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में भी वैल्यू 0 है, 0 के राइट साइड में भी वैल्यू 0 है, मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। और f0 पर भी फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शनल वैल्यू के बराबर है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। अब मैंने बोला क्या ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है, तो आप कहोगे इस तरफ -x है, इस तरफ +x है। अगर इसका डेरिवेटिव लूंगा तो -1 मिलेगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा +1 मिलेगा, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर ऐसा केस हो जाता कि फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस ही ना होता, ध्यान से समझेंगे, अगर फंक्शन आपका 0 पर कॉन्टिन्यूस ही ना होता लेकिन डिफरेंशिएबल बन जाता, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अच्छा, पहले तो इस वाले ऑप्शन पर टिक मार देते हैं। सो केवल फर्स्ट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक, चलो मैं इसको सबसे लास्ट में ही आपके साथ डील करूंगा, पहले क्वेश्चन ही डील कर लेते हैं सारे। नेक्स्ट, ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, नीचे मॉड्यूलस ऑफ x है। डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट। मतलब राइट हैंड लिमिट का मतलब आप राइट साइड से अप्रोच करना है आपको केवल एट x इक्वल्स टू 1 पे। अब समझते हैं, मॉड एक्स जैसी दिखा मुझे तो सबसे पहले मेरे दिमाग में नंबर लाइन आई, और 0 पर ये मॉड एक्स, देखो मॉड एक्स इस तरफ तो नेगेटिव होगा और इस तरफ मॉड एक्स पॉजिटिव होगा। ये 0 पर ब्रेक हुआ है, लेकिन उसने 0 पर काम हमसे करवाया ही नहीं है। उसने क्या बोला है? 1 पर। तो 1 तो यहाँ पर है, और इस 1 के लिए मतलब 0 के राइट साइड के लिए फंक्शन हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स है। मतलब ये जो फंक्शन उसने इतना भयानक डराने के लिए दिया है, ये एक्चुअल में ये फंक्शन है राइट साइड में। अगर वो मुझसे बोलता है लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ एट एक्स इक्वल्स टू -1, तब मेरा फंक्शन क्या बन जाता? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन -x। क्लियर है? ओके, नाउ सो मेरा फंक्शन ये बन गया, दिस इज माय फंक्शन। अब इस 1 को मुझे लेफ्ट साइड से अप्रोच नहीं करना है, मुझे केवल ये बताना है कि राइट साइड से क्या वैल्यू देगा। तो आपको पता है कि 1 के बाद, 1 से लेकर के इस 2 पॉइंट के पहले पहले तक ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपनी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर देगा। ये बात क्लियर है? राइट हैंड लिमिट पूछिए ना उसने आपसे, और एक्स की वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 ही होने वाली है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि जब आप एक्स को 1 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स क्या वैल्यू देगा? तो हम ये कहेंगे कि जब हम 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को अपनी वैल्यू हमेशा 1 ही देता है। 1.1 पर भी वैल्यू 1, 1.2 पर भी वैल्यू 1, और एक्स की वैल्यू तो 1 ही है ऑटोमेटिक। सो आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट पर ही आपकी कमांड होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कंसिडर दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं,
1/x रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन अगर आप साइन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं आपसे बोलूँ एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x² एंड व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x टेंड्स टू 0 ऑफ 1/x²। तो आपको पता है जीरो के पास आने के दो रास्ते हैं। इस जीरो पे आने के दो रास्ते हैं, एक तो राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। जब इसको हम जीरो के लेफ्ट साइड से लाएंगे तो मुझे मिलेगा 1/0 पॉजिटिव का स्क्वायर, और जब मैं इसी फंक्शन को जीरो की लेफ्ट साइड से लाऊंगा तो मुझे मिलेगा जीरो नेगेटिव। अभी जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव का मतलब क्या है, हमने लिमिट के सेशन में सीख लिया। तो इधर भी मुझे प्लस इन्फिनिटी मिलेगी और इधर भी प्लस इन्फिनिटी मिलेगी। ठीक, इसका मतलब जो आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 1/x², और जब आप लिमिट x टेंड्स टू 0 कैलकुलेट करोगे साइन 1/x² के लिए, तो ये 1/x² तो इन्फिनिटी के पास जा रहा है। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन साइन इन्फिनिटी के पास जाएगा, और साइन इन्फिनिटी ऑसिलेट करता है। साइन इन्फिनिटी हो या कॉस इन्फिनिटी, ये क्या करता है, ये ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट मतलब ये घूमते रहता है 1 और -1 के पास। मतलब जैसे ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अब जैसे ही आप साइन इन्फिनिटी कैलकुलेट करोगे यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर -1। हमें पता है साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1। तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ पर ऑसिलेट करती रहती है ऐसे करके। मतलब ये कुछ फाइनाइट वैल्यू नहीं देती है। सो अगर कोई फाइनाइट वैल्यू ही नहीं देगी तो क्या फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूस बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होगी। ऑसिलेशन करता रहेगा, कभी लेफ्ट हैंड लिमिट बदलती रहेगी, कभी राइट हैंड लिमिट बदलेगी। तो फंक्शन अगर ऑसिलेट कर रहा है, चाहे साइन इन्फिनिटी हो चाहे कॉस इन्फिनिटी, इस पर फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, क्योंकि लिमिट की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। जीरो को छोड़कर इस फंक्शन को, केवल 1/x² को देखो आप, जीरो को छोड़कर इसे और कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। जीरो को छोड़कर आप x की जगह पर चाहे 2/√5 डालो, चाहे आप सिंपली 2 डालो, चाहे 1 डालो, चाहे 3/√5 डालो, कुछ भी डालो, ये हमेशा एक फाइनाइट क्वांटिटी देगा ऑलवेज। और अगर ये फाइनाइट क्वांटिटी देगा तो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी बनेगा। तो केवल सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। ठीक, ये तो हमने लास्ट सेशन में ही पढ़ा है ना। मैंने आपको करवाया इस टाइप के क्वेश्चन। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव पूछा है। टेक दिस u e raised to the power e raised to the power x with respect to this, take this v e raised to the power x। सो u किसका फंक्शन है? x का। सो मैं du/dx कैलकुलेट करूंगा। सो इस e की पावर x को x अज्यूम किया जाएगा, पढ़ लिया हमने डेरिवेटिव। सो e raised to the power e raised to the power x, और फिर e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। इस v, ये v फंक्शन भी किसका है? x का। तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा? x के। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। लेकिन ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि आपको इस u का डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस। इसको क्या माना है? v, मतलब इस u का डेरिवेटिव करना है किसके रेस्पेक्ट में? v के रेस्पेक्ट में। सो du/dv कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या कहा था? du इसको भी dx से डिवाइड करो, dv इसको भी dx से डिवाइड करो। सो ये कितना है? e की पावर x इंटू e की पावर x। ये du/dx की वैल्यू है और dv/dx की वैल्यू e की पावर x। सो से कैंसिल आउट हो गया। सो आंसर क्या आ गया? 94 का ए। अब जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला था उस वाले क्वेश्चन में मैं क्या कहना चाह रहा था वो बताता हूँ। सपोज एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, लेट्स से क्या अज्यूम कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को हम अज्यूम कर सकते हैं, f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है। अच्छा, मैं इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो लिमिट है वो 0 पर या 1 पर, जिस भी पॉइंट पर आपको किसी भी इंटीजर पर, मैं इसकी लिमिट कैलकुलेट करके देखता हूँ। यहाँ पर 1 होगा, इधर 0 होगा और इधर 2 होगा। आपको पता है कि जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 1 के लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो ये आपको हमेशा वैल्यू 0 देगा।
क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 वैल्यू देगा, लेकिन 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी 1.1, 1.2, 1.3, यहाँ पर वैल्यू हमेशा कितनी देगा, 1 देगा। इसलिए हम ये बात भी कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स पर कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन सो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ ना कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। क्यों? बिकॉज लिमिट ऑफ फंक्शन does not exist, does not exist। लेकिन जरा आप बात ध्यान से देखो, यहाँ पर 0.1, यहाँ पर 0.0, यहाँ पर 0.2, आपको पता है इस तरफ वैल्यू कितनी है 0 और इस तरफ वैल्यू कितनी है 1। इस 0 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 का डेरिवेटिव भी कितना आएगा, 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। लेकिन आप कहोगे यहाँ तो डेरिवेटिव सेम हो गए, तो क्या यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी एक नेसेसरी कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। मतलब जब तक फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा तब तक हम डिफरेंशिएबिलिटी पर कभी भी बात नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है? तो ये चीज डाउट होती है, तो ये डाउट अपना क्लियर रखना, पहले फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बनाओ, उसके बाद डेरिवेटिव पर जाओ। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।